Hello students, this is fourth video of chapter 6 staffing of class 12 business studies. इस स्टाफिंग चैप्टर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े थे। एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमारे रहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। फर्स्ट मेरिट इज़ क्वालिफाइड पर्सनल। जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उससे हमें क्वालिफाइड पर्सनल मिलता है। मतलब बहुत सारा हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, तो हम बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड पर्सनल हमें यहाँ से मिल जाता है। सेकंड इज़ वाइडर चॉइस। अगेन वी हैव वाइडर चॉइस। कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि इस स्पेसिफिक कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करना है। हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिसमें से हम बेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वाइडर चॉइस की यहाँ पर मेरिट अवेलेबल है। तीसरा है फ्रेश टैलेंट। इसके अंदर हमारे पास फ्रेश टैलेंट जो कि डीमेरिट थी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कि स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उस डीमेरिट को ओवरकम किया गया है और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमें फ्रेश टैलेंट मिल जाता है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एनेबल्स न्यू पर्सन्स विद न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज़ टू एंटर एंड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। तो नया टैलेंट हमें मिल जाएगा, नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए टैलेंट के साथ हमें जो एम्प्लॉई है वो मिल जाएगा। तो ये इसकी एक मेरिट है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़रूरी है। जब एम्प्लॉई को पता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में अगर एम्प्लॉई को पता है कि उसकी जो प्रमोशन है वो टाइम बाउंड है, कुछ टाइम बाद उसको डेफिनेटली प्रमोशन मिल ही जाएगी, तो वो उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। उसकी जो वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पता है कि एक्सटर्नल सोर्स भी है जहाँ से कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा सकता है, तो उससे जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन की जो फीलिंग है वो बनी रहेगी और वो भी बेस्ट करेंगे। दे विल वर्क हार्डर टू शो देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये कुछ मेरिट्स हुई एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। उसके बाद इसकी डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट डीमेरिट इज़ डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो डिससेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फेक्शन आता है अगर एक्सटर्नल से हमेशा बार बार हम हायर जॉब पोजीशंस को फिल करते रहें, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहीं ना कहीं मोराल अपना डीमोरलाइज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि अगर उनको पता है कि एक्सटर्नल से ही जो न्यू पोस्ट हैं या हायर पोस्ट है उनको फिल किया जाएगा। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गेट्स डीमोरलाइज एंड दे डू नॉट वर्क विद कंप्लीट डिवोशन एंड लॉयल्टी, क्योंकि वो जानते हैं कि हायर जॉब पोजीशंस तो एक्सटर्नल से ही फिल की जाएंगी। तो अगर ऐसा है कि हायर जॉब पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से ही फिल की जाएंगी, तो ऐसे में जो इंटरनल सोर्स है, इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। देन इट्स द लेंदी प्रोसेस। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक लेंदी प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट है ये। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम काफ़ी कुछ जानते हैं एम्प्लॉई के बारे में, काफ़ी कुछ जानते हैं कि वो कैसा काम करता है, किस तरह का काम उसको आता है, कौन सा काम नहीं आता है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं पता, कम्प्लीटली ब्लैंक हैं। तो एक तो सबसे पहले उसको रिक्रूट करना, फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन करना, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है जिसके अंदर हमें एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट हो गया, देन सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉई आया, फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो देयर आर इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम।
तो ये बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस है। नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस। लेंदी प्रोसेस है तो कॉस्टली प्रोसेस भी होगा, टाइम तो लग ही रहा है, साथ साथ में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है इसकी। पहले एडवर्टीज़मेंट देंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन में बहुत पैसा लग सकता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद उसके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो है काफ़ी लग सकते हैं, मतलब कॉस्टली हो सकता है ये प्रोसेस। तो ये कुछ डीमेरिट्स हुई। उसके बाद है चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। देखिए ये लेंदी प्रोसेस भी है, कॉस्टली प्रोसेस भी है, लेकिन उसके बाद भी हम ये श्योर नहीं कह सकते, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो हम कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे वो एक बेस्ट कैंडिडेट होगा। सो देर आर चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट आउटसाइडर। देयर मे बी ए चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत सारे फ़िल्टर्स लगाए, हमने सारे तरह के टेस्ट लिए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे पास जो कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आया वो बेस्ट नहीं है। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि हमने काफ़ी लेंदी प्रोसेस किया रिक्रूटमेंट का, लेकिन फिर उसके बाद भी जो बेस्ट कैंडिडेट है वो सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये कुछ डीमेरिट्स हो सकती हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो फर्स्ट मीनिंग है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना हायर जॉब पोजीशंस के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल सेम स्टेटस के लिए। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम कैंडिडेट को रिक्रूट करेंगे और वहाँ से सेलेक्ट करेंगे बेस्ट। देन टाइम इन्वॉल्व्ड, डेफिनेटली इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट टेक्स लेस टाइम and external source of recruitment takes more time. It's a lengthy process, it takes more time. Internal source of recruitment is more economical in comparison to external source as it does not involve the cost of searching the applicants. हमें applicants को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही हम जानते हैं हम कैंडिडेट्स को, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बच जाती है। और भी काफ़ी सारे जो टेस्ट हमें कराने पड़ते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स के, वो यहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सटर्नल सोर्स तो कॉस्टली प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस भी है, कॉस्टली प्रोसेस भी है, यहाँ पर हम सारे टेस्ट उसके लेंगे तो इसलिए कॉस्टली प्रोसेस है। देन क्वालिटी ऑफ चॉइस, इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमारे पास लिमिटेड चॉइस है, लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हमारे पास वाइडर चॉइस है, काफ़ी चॉइस है, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनमें से हम बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन स्टाफ और मोराल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो इट बूस्ट अप द मोराल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एज दे गेट द चांस ऑफ प्रमोशन। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय का मोराल है वो बूस्टअप होता है क्योंकि उसको चांस मिल रहा है प्रमोशन का, लेकिन एक्सटर्नल में ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में उसको कोई चांस नहीं मिल रहा, तो उसको बाहर वाले कैंडिडेट के साथ इंटरनल कैंडिडेट्स को भी बाहर वाले कैंडिडेट्स के साथ उतना ही कंपटीशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर उसका जो मोराल है इट मे गो डाउन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन। तो अभी हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन। तो ये स्टाफिंग में भी नेक्स्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस था, इसमें हमने सिर्फ एम्प्लॉयज़ को, सिर्फ कैंडिडेट्स को इनवाइट किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए और अप्लाई करिए। लेकिन अब सिलेक्शन प्रोसेस में हम हर स्टेप पर कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो लेट्स सी क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल पर्सन। यहाँ पर हम मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड सुटेबल पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि हम बेस्ट को सेलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए हम प्री डिटरमाइंड क्वालिफ़िकेशंस होंगे हमारे पास और जो टेस्ट हैं वो हम लेंगे।
जिससे कि बेस्ट को सेलेक्ट किया जा सके। तो देखते हैं अभी इसका प्रोसेस क्या है। इसके प्रोसेस में फर्स्ट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर हमने सब कैंडिडेट्स को अप्लाई करा लिया था, लेकिन यहाँ पर अभी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, बेसिक क्वालिफ़िकेशन भी नहीं होगी, या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एज क्राइटेरिया में फ़ेल हो गए या फिर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में फ़ेल हो गए। ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो या तो क्वालिफ़िकेशन करेक्ट नहीं है, मान लीजिए पीजीटी कॉमर्स का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए एमकॉम बीएड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन वो एमए इकोनॉमिक्स एंड बीएड का एक कैंडिडेट है जिसने अप्लाई कर दिया है, या कोई और कॉम्बिनेशन का कैंडिडेट है जिसने अप्लाई कर दिया है, तो हम उसको प्रिलिमिनरी यानी फर्स्ट स्टेज पर ही उसकी स्क्रीनिंग हटा देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, ताकि आगे हमारे लिए काम और भी आसान हो जाए। या ऐसा कोई कैंडिडेट हो सकता है कि एज हमने 35 रखी है, लेकिन 35 प्लस का कोई कैंडिडेट है जिसने अप्लाई कर दिया है, या एक्सपीरियंस भी हो सकता है, हमने 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस के लिए बोला, लेकिन 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, या नो एक्सपीरियंस का कोई कैंडिडेट है जिसने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दिया। तो ऐसे अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं तो उनको हम फर्स्ट स्टेज पर, दैट मीन्स प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, इस स्टेज पर ही हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो selected candidates are called for preliminary interview and it helps in rejecting misfits for those reasons which didn't appear in the application form। तो अगर हम कैंडिडेट को कॉल करेंगे, प्रिलिमिनरी उनका इंटरव्यू लेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए अगर वो नहीं है उस कैंडिडेट की, तो हम उनको फर्स्ट स्टेज पर ही एलिमिनेट कर देंगे। सेकेंड है सिलेक्शन टेस्ट। इसके बाद जब हमारे पास वो कैंडिडेट बच जाएंगे जिनके पास एटलीस्ट बेसिक क्वालिफ़िकेशन तो है, तो उसके बाद हम उनका टेस्ट लेंगे। तो कई सारे तरह के टेस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेस्ट लेंगे एम्प्लॉयज़ का, तो वो सिलेक्शन टेस्ट हैं। तो इन सिलेक्शन टेस्ट से हमें इंडिविजुअल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके स्किल्स के बारे में, किस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज है या थियोरेटिकल नॉलेज है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगेगा। तो ये जो टेस्ट हैं काफ़ी सारे हैं, लेकिन सारे टेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने और कौन कौन से टेस्ट लेना चाहता है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। हम वेरियस टेस्ट लेने के बाद हम एम्प्लॉई का इंटरव्यू लेंगे। तो टेस्ट में हमने बेसिकली कोई ओरल कम्युनिकेशन नहीं किया, हमने सिर्फ उसके टेस्ट लिए। टेस्ट रिटन टेस्ट हो सकते हैं, कोई उसका ऐसा टेस्ट हो सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। ये कई सारे टाइप के टेस्ट हैं जो कि डिपेंड करते हैं जॉब टू जॉब। तो वो सारे टेस्ट में से हम जो भी टेस्ट जॉब को सूटेबल हों वो टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद में हम एम्प्लॉई का ओरल कम्युनिकेशन करेंगे उसके साथ। तो इंटरव्यू इज़ बेसिकली इन डेप्थ कन्वर्जेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। अब हम इंटरव्यू में उसके बारे में, कैंडिडेट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उसके साथ कन्वर्जेशन करेंगे, ताकि हम और उसके बारे में नॉलेज जो है ले सकें। तो employment interview, the candidate who qualify the required test are called up for the employment interview. So questions are asked regarding the professional knowledge, regarding the specialized knowledge, salary, posting, etc. कि कितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर उसकी क्या क्या स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, या उसकी क्या हॉबीज़ हैं। इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम गैदर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट है
रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेने के बाद हम यहाँ पर अगेन कुछ कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देंगे जो हमें लगेगा या तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं या फिर जो जिस तरह की नॉलेज की हमें ज़रूरत है वो तरह की नॉलेज उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर भी इस स्टेज पर भी हम कुछ कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करेंगे और उसमें से जो भी कैंडिडेट्स बच कर आएंगे हम उनका रेफरेंस चेक और बैकग्राउंड चेक करा सकते हैं कि वो किस तरह का कैरेक्टर का पर्सन है, उसके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, जिस पिछले अगर और किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया है तो वहाँ पर उसका दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन रहा है, एम्प्लॉयर के साथ किस तरह का रिलेशन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसका बैकग्राउंड के बारे में उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो जिस टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं वहीं पर ही रेफरेंस मांग लेते हैं कि दो पर्सन्स जिनको आप जानते हैं उनके फ़ोन नंबर और उनके नाम और एड्रेस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर दें, सो दैट अगर इन केस वो पर्सन सेलेक्ट होता है, वो कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होता है तो इन फ्यूचर उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए दूसरे लोगों से और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसको यूज़ किया जा सके। तो उन फ़ोन नंबर से या नोन पर्सन से, टीचर्स से जो कि उसको जानते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि बैकग्राउंड उसका चेक कराएं। तो ये हुआ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन डिसीज़न। इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे कैंडिडेट होंगे फोर्थ स्टेप में जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से एक और मतलब कुछ कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देंगे और सिलेक्शन डिसीज़न लेंगे। इनमें से जो बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा और जिसने अच्छे टेस्ट पास किए, जिसका इंटरव्यू भी अच्छा रहा, जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो ये सब चीज़ों को करके हम बेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद उनका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पोस्ट है तो एक ही सेलेक्ट किया जाए, मोर देन वन भी सेलेक्ट किए जा सकते हैं, बट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो बेस्ट होगा उसका कराया जाएगा क्योंकि अब ऑलमोस्ट हम उसको जॉब ऑफ़र करने वाले हैं। तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कराया जाएगा जिसके अंदर ये चेक किया जाएगा वो मेडिकली फ़िज़िकली फ़िट है या नहीं, जिस जॉब को हम उसको देने जा रहे हैं वो उस जॉब के लिए मेडिकली फ़िट है या नहीं है। तो मेडिकल चेकअप कराया जाएगा उसका। मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसको जॉब ऑफ़र की जाएगी। तो जॉब ऑफ़र की जाएगी, जो बेस्ट है उसको जॉब ऑफ़र कर दी जाएगी। उसको रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा कि विद इन दैट टाइम पीरियड ही और शी कैन जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब ऑफ़र कर दी जाएगी उसको विद स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, क्योंकि ही माइट हैव अप्लाइड इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, ही मे हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। सो इसके लिए सोचने के लिए उसको कुछ टाइम दिया जाएगा जॉब ऑफ़र करने के बाद। तो नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वो उस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, उसके पास दोनों ऑप्शन है। अगर कैंडिडेट जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इन केस अगर उसने जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको वो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए और वो रिपोर्ट करेगा और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे साइन कराया जाएगा जिसके अंदर लीव रूल्स, जॉब टाइटल, वर्किंग आवर्स, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जितने भी रूल्स हैं रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट वो उसको बताए जाएंगे। कब कब वो छुट्टी ले सकता है, क्या टाइमिंग है जॉब पर आने के, या फिर उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स हैं वो उसको बता दिए जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे साइन करा लिया जाएगा। तो जब हमने जॉब ऑफ़र की कैंडिडेट को तो उसके पास दो ऑप्शंस थे कि वो जॉब को एक्सेप्ट करे या जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर उसने जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया जाएगा। लेकिन अगर उसने जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया
तो इन दैट केस जो भी नेक्स्ट सुटेबल कैंडिडेट था उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके उसको जॉब ऑफ़र की जाएगी, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सेकंड स्टेप में था सिलेक्शन टेस्ट। तो कई सारे तरह के टेस्ट थे जो हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किए, जो कि हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जॉब के लिए कर सकता है, तो परफॉर्म करा सकता है एम्प्लॉय कैंडिडेट से। तो वो सारे टेस्ट अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन टेस्ट हैं बेसिकली वो एम्प्लॉय की एप्टीट्यूड, स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज, पर्सनालिटी, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए होता है। तो ये डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जॉब टू जॉब डिपेंड करता है। तो हमारे जो टेस्ट हैं उसके अंदर पहला टेस्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट। सो फर्स्ट टेस्ट इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, दैट मीन्स कितना क्विकली, कितना एफिशिएंटली वो जो पर्सन है जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया जा रहा है वो कितना स्पीडली उस काम को करता है। जैसे कि मान लीजिए टाइपिस्ट है, अगर हम टाइपिस्ट को अपॉइंट करना चाहते हैं तो हमें उसकी टाइपिंग स्पीड देखनी होगी, कितना स्पीडली वो टाइप कर सकता या कर सकती है। तो ये उसका परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ। उसके बाद है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में हम उसका इंटरेस्ट चेक करेंगे कि उसका जॉब के अंदर कितना इंटरेस्ट है। इट इज़ द टेस्ट हाउ मच द कैंडिडेट इज़ इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर जॉब। कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो सिर्फ उसको कर रहा है। तो सिर्फ परफॉर्म करना और इंटरेस्ट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम उसका इंटरेस्ट भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो रियली इंटरेस्टेड है किसी जॉब में तो उसको परफॉर्म भी बहुत अच्छे से करेगा, जी जान लगा के उसको परफॉर्म करेगा। तो इंटरेस्ट टेस्ट हम करा सकते हैं। देन ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट। ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट है या ट्रेड टेस्ट, दिस टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन द एरिया ऑफ हिज ट्रेड एंड प्रोफेशन। अपने एरिया में उसको कितनी नॉलेज है, कितनी प्रोफेशनल, कितनी टेक्निकल साउंड नॉलेज है, वो सब जानने के लिए हम ट्रेड टेस्ट या ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम उसको कुछ सिचुएशंस दे सकते हैं, जिन सिचुएशंस में वो किस तरह से उन सिचुएशंस के साथ डील करेगा, सो दैट हम उसकी इंटेलिजेंस चेक कर सकें, उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक कर सकें कि पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो इससे उसकी इंटेलिजेंस का पता लगेगा कि अगर कोई सिचुएशन है जिसमें उसे डिसीज़न लेना है तो वो किस तरह से उसका डिसीज़न लेगा। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में हम उसके पर्सनालिटी के ट्रेट्स जो हैं उनको चेक करने के लिए इस टेस्ट को कराएंगे, जैसे कि पर्सन का इमोशन, उसके रिएक्शंस, उसका मैच्योरिटी, उसका वैल्यू सिस्टम। तो इस सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम पर्सनालिटी टेस्ट करा सकते हैं। तो ये कुछ टाइप के टेस्ट हुए जो कि हम सिलेक्शन प्रोसेस करते हुए सेकंड स्टेप पर, यानी कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद जो सिलेक्शन टेस्ट हैं उसमें ये टेस्ट हम करा सकते हैं। एक टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है उसकी नॉलेज, उसकी न्यू स्किल्स को एक्वायर करने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक रहता है नई चीज़ों को जानने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए। तो सच टेस्ट आर गुड इंडिसेस ऑफ पर्सनस फ्यूचर सक्सेस स्कोर। तो एप्टीट्यूड हम उसका जान सकते हैं कि अगर उसको कुछ नया सिखाना है, हम उसको कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो वो कितना ज़्यादा जल्दी सीखने के लिए सीख सकता है या कितना सीखना चाहता है, उसके लिए हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। तो ये हुए कुछ टाइप के टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, जो कि हम कैंडिडेट के कर सकते हैं जिससे कि हम उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो।
Now we'll meet in next video.